जरा सोचो, एक फौजी अपनी बहन को बचाने के लिए पूरी माफिया गैंग से अकेला ही भिड़ जाए। चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जॉन फैल्कन चैपमैन नाम के एक यूएस सिपाही से, जिसने जंग में अपने सारे दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। फिर एक दिन जब वो एक स्टोर में था तो वहाँ दो चोर घुस आए और सबको बंदूक से डराने लगे। लेकिन चैपमैन बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने तो चोरों से कहा कि गोली पेट में नहीं सर पे मारो वरना आदमी बच जाता है भाई। फिर उसने खुद ही बंदूक अपने सर पर रख दी और उसकी यह हरकत देखकर चोर भी हैरान हो गया। इसके बाद चैपमैन ने उसी बंदूक से वार करके चोर को बेहोश कर दिया और दूसरे चोर की भी जबरदस्त धुनाई की। फिर अगली सुबह जब वो सो रहा था तो उसकी बहन सिंडी उससे मिलने उसके घर आई। उसने बताया कि वो वहाँ एक दोस्त की शादी के लिए आई है और इसके बाद ब्राजील जाकर अपना समाज सेवा का काम जारी रखेगी। फिर कुछ दिन बाद चैपमैन को खबर मिली कि ब्राजील के एक बीच पर सिंडी को बुरी तरह जख्मी हालत में पाया गया था। ये सुनकर चैपमैन उसी वक्त अपनी बहन को देखने ब्राजील पहुंच गया। उधर ब्राजील में ही सैंटो नाम के एक पुलिस वाले ने अपने साथी बुरोरो के साथ फवेला नाम के एक मोहल्ले में रेड मारी और कई लोगों को गैर कानूनी हथियार बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया। उसी समय कैटरीना नाम की एक पुलिस वाली ने वहां आकर सैंटो को रोका, क्योंकि इस इलाके में कैटरीना की ड्यूटी थी। लेकिन जब सैंटो ने कैटरीना को नीचा दिखाने की कोशिश की तो एक जवान लड़के ने सैंटो की पीठ पर जोर से पत्थर मार दिया। उसी पल सैंटो ने अपनी बंदूक उस लड़के की ओर तान दी, लेकिन जवाब के तौर पर वहां मौजूद फवेला के लड़कों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली। खुद को घिरा हुआ देखकर सैंटो ने तुरंत हथियार डाल दिए और कहने लगा कि अगर कोई लड़का उसके आदमी से मुकाबला जीत जाएगा तो वो इस मोहल्ले में कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। फवेला वालों ने भी उसकी चुनौती स्वीकार की और फिर बोरोरो फवेला के गैंगस्टर से मुकाबला करने के लिए सामने आया। बोरोरो मार्शल आर्ट्स में माहिर था, इसलिए उसने कुछ ही पलों में गैंगस्टर को धूल चटा दी। आखिरकार सैंटो का आदमी जीत चुका था, इसलिए उसने कहा कि वो जल्द ही वहां लौट कर आएगा। उधर चैपमैन के ब्राजील आने पर उसे रिडली नाम का एक पुलिस ऑफिसर लेने आया, जो फौज में चैपमैन के साथ हुआ करता था। फिर चैपमैन सीधा सिंडी के पास गया। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके इतने गहरे जख्म देखकर जंग की भयानक यादें उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। खैर बाद में रिडली ने चैपमैन को सैंटो से मिलवाया, क्योंकि सैंटो ही इस केस की छानबीन कर रहा था। रिडली ने चैपमैन को बेफिक्र हो जाने को कहा, लेकिन वो खुद भी इस केस की गहराई तक जाना चाहता था। फिर उसने सैंटो से कहा कि उन्हें वहां लेकर जाए जहां सिंडी उन्हें मिली थी। जब चैपमैन वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात कैटरीना से हुई, लेकिन अचानक उसने कैटरीना से बंदूक छीनकर एक गाड़ी पर गोलियां चला दी। असल में उसे गाड़ी से एक बॉम्ब की आवाज आ गई थी, जिसे उसने ऐन वक्त पर खत्म कर दिया। उसकी फुर्ती देखकर सैंटो भी समझ गया कि चैपमैन कोई आम इंसान तो नहीं है, इसलिए उसने कैटरीना से चैपमैन पर नजर रखने को कहा। इसके बाद कैटरीना चैपमैन को फवेला मोहल्ले में लाई और वहाँ के लोगों के बारे में बताया। उसने कहा कि यहाँ के हॉस्पिटल्स और स्कूल्स तक गैर कानूनी धंधों के पैसों से चलते हैं, क्योंकि सरकार उन पर कोई ध्यान ही नहीं देती थी। इससे कैटरीना की भी मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि अगर वो अपराधियों को पकड़ती है तो इससे आम जनता को भी बहुत नुकसान होता है। खैर इसके बाद चैपमैन घूमते हुए बीच तक आ पहुंचा। फिर वो उसी जगह का मुआयना करने लगा जहां सिंडी पर हमला हुआ था। तभी उसे दूर से कुछ संदिग्ध लड़के दिखाई दिए तो चैपमैन उनका पीछा करने लगा। फिर उसने देखा कि कुका नाम के एक लड़के के गले में वही ताबीज था जो सिंडी के गले में होता था। चैपमैन ने उससे पूछा कि ये ताबीज उसके पास कैसे आया, लेकिन कुका इंग्लिश नहीं जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने तो चैपमैन को एक मुकाबले के लिए ललकारा। इसके बाद उनमें भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और सारे लड़कों ने मिलकर चैपमैन को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन अपना चैपमैन भी पक्का खिलाड़ी था और उसने एक एक करके सबको धूल चटा दी। आखिरकार जब कुका ने उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की तो चैपमैन ने आसानी से उसका हाथ मोड़कर उसी को चाकू दिखा दिया। लेकिन उसी वक्त कैटरीना ने वहां आकर उस पर बंदूक तान दी, इसलिए चैपमैन को मजबूरन चाकू छोड़ना पड़ा। फिर कैटरीना ने कुका की बात समझकर चैपमैन को बताया कि कुका असल में सिंडी का दोस्त है। कुका ने बताया कि सिंडी ने उसकी छोटी बहन को ये ताबीज दिया था। इसका साफ मतलब ये था कि सिंडी के हमलावर ने ही कुका की बहन को अगवा किया होगा। इसके बाद कुका ने चैपमैन को एक डायरी भी दी जो सिंडी ने उसकी बहन को दी थी। उसे यकीन था कि इस डायरी में मुजरिमों को पकड़ने का कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। फिर दोपहर को जब चैपमैन ने उस डायरी की कार्बन पेपर से तलाशी ली तो उसे एक फोटोग्राफर का नंबर मिला जिसने कुछ ही समय पहले सिंडी के साथ काम किया था। अगले ही दिन चैपमैन उस फोटोग्राफर से कैफे में मिलने गया और उससे सिंडी के बारे में पूछताछ की।
फोटोग्राफर ने बताया कि सिंडी इंसानों की तस्करी के केस की छानबीन कर रही थी, लेकिन फोटोग्राफर ने सिंडी पर हुए हमले की तस्वीरें देने से साफ मना कर दिया। इसलिए चैपमैन ने उसके जाने से पहले बड़ी चालाकी से उसकी फ्लैश ड्राइव चुरा ली। फिर जैसे ही वो फोटोग्राफर अपनी गाड़ी में बैठा तो उसकी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ और वो वहीं जलकर राख हो गया। साथ ही एक गाड़ी कैफे के सामने आकर रुकी और उसमें से हमलावरों ने चैपमैन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन खुशकिस्मती से चैपमैन किसी तरह बच गया। फिर उसने एक हमलावर की बंदूक छीनी और उस पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे वो सब तुरंत भाग खड़े हुए। फिर कुछ समय बाद चैपमैन ने रिडली के ऑफिस में उसके साथ फोटोग्राफर की फ्लैश ड्राइव देखी। तभी उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई दी जिसमें सिंडी एक आदमी के साथ नाइट क्लब में थी। उस नाइट क्लब का नाम देखकर रिडली के दिमाग में यकूजा का नाम आया, जो पिछले 30 साल से ब्राजील में है। असल में यकूजा एक खतरनाक गैंगस्टर्स का गुट था जो अक्सर बच्चों को अगवा करके उनकी तस्करी करते थे। हो सकता है कि सिंडी ने छानबीन करके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हों, इसीलिए उन्होंने सिंडी पर हमला करके उसे सबक सिखाने की कोशिश की। फिर उस रात चैपमैन उसी नाइट क्लब में गया और उस आदमी को ढूंढा जिसकी उसे तलाश थी। उसने बाथरूम तक उसका पीछा करके जबरदस्ती उसका सर टॉयलेट सीट में दे दिया। अब उस आदमी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने चैपमैन को उन लोगों का पता दिया जिन्होंने सिंडी पर हमला किया था। फिर अगले दिन चैपमैन रिडली के साथ उसी पते पर पहुंचा। वहीं दूसरी ओर सैंटो और बाकी पुलिस वाले ड्रग बेचने वालों को पकड़ने के लिए फवेला में बहुत बड़ी रेड मारने की तैयारी कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और जिसने भी भागने की कोशिश की वो वहीं मारा गया। सैंटो ने हमले से पहले किसी को चेतावनी तक नहीं दी और इस गोलीबारी में लगभग सभी जवान लड़के मारे गए। तभी सैंटो के एक आदमी को काला सूट पहने कुछ जापानी आदमी दिखाई दिए जो कुछ बच्चों को गाड़ी में बैठा रहे थे। उसे उन पर शक हो गया, इसलिए उसने तुरंत सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर कुछ ही पलों में सैंटो वहां आया। उसने अपने ही आदमी को गोली से मार दिया और उन जापानी आदमियों को आजाद करके जाने दिया। अब हमें पता चलता है कि सैंटो एक करप्ट पुलिस वाला है जो याकुजा गैंग के साथ मिला हुआ था। इसी वजह से याकुजा के आदमी खुलेआम अपनी गुंडागर्दी करते। और तो और सैंटो ने उनके काले कारनामों का इल्जाम फवेला के मासूम लड़कों पर लगाकर उन्हें बेरहमी से मार डाला। उधर चैपमैन जब उस पते पर पहुंचा तो उसने रिडली से लौट जाने को कहा, क्योंकि वो अकेले ही छानबीन करना चाहता था। असल में वो याकुजा गैंग के अड्डे तक पहुंच गया था और उसने बिना डरे वहां के गुंडों पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में चैपमैन को 3 याकुजा गुंडों ने घेर लिया, लेकिन उसने बिना हथियारों के भी बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। तभी वहां से एक गुंडे ने याकुजा के लीडर हिरीमोटो को खबर कर दी कि चैपमैन नाम के एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया है। उधर हिरीमोटो को जब ये पता चला तो वो अपनी हवेली में था। फिर वो उठकर एक आदमी के करीब गया जो उससे मिलने आया था। इसके बाद उसके एक चेले ने उसे एक लंबा सा डब्बा लाकर दिया जिसमें एक तलवार रखी थी। हिरीमोटो ने तलवार उठाई और धीरे से उस आदमी के पास गया जो चैपमैन को नाइट क्लब में मिला था, और फिर उसने एक ही झटके में तलवार उसके पेट के आर पार कर दी। हिरीमोटो इतना बेरहम था कि ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उधर चैपमैन अब तक याकुजा के गुंडों से हाथापाई कर रहा था। तभी सैंटो और बुरूरो वहां पहुंचे और चैपमैन पर बंदूक तान कर उसे लड़ाई रोकने को कहा। इसके बाद चैपमैन ने वो सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए जिनसे ये साबित होता है कि याकुजा गैंग बच्चों की तस्करी करती है। लेकिन जब वो वहां से निकल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि सैंटो ने मिस्टर लीमा के बारे में बताया था, जिसका नाम तो इन कागजों में मौजूद है, लेकिन चैपमैन ने तो ये नाम उसके सामने लिया ही नहीं था। वो समझ गया कि सैंटो जरूर याकुजा गैंग से मिला हुआ है, इसलिए वो चुपके से सैंटो की गाड़ी के पीछे छिप गया। इसके बाद सैंटो अपनी गाड़ी में याकुजा के अड्डे से निकलकर डॉक पर पहुंचा। वहां चैपमैन भी चुपके से गाड़ी से निकल गया और उसने दूर से सैंटो की हरकतों पर नजर रखी। उसने सैंटो को एक गोदाम में जाते हुए देखा जहां याकुजा के गुंडों ने कई मासूम बच्चों को दूसरे देशों में बेचने के लिए कैद कर रखा था। फिर चैपमैन ने तुरंत रिडली को फोन करके पुलिस लेकर आने को कहा ताकि वो इन मासूमों की जान बचा सके। लेकिन पुलिस के आने से पहले वो खुद ही चुपके से गोदाम में घुस गया। उसने एक एक करके कई गुंडों को बिना कोई आवाज किए ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन फिर उसका सामना बुरूरो से हुआ। बुरूरो मार्शल आर्ट्स में माहिर जरूर था, लेकिन चैपमैन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। चैपमैन के एक ही घूसे से बुरूरो बुरी तरह घायल हो गया। तभी सैंटो ने वहां आकर चैपमैन से हाथापाई शुरू कर दी, पर चैपमैन ने कुछ ही पलों में उसकी भी हड्डी बसली एक कर दी। उधर बुरूरो फिर उठ खड़ा हुआ और उसने सैंटो के साथ मिलकर चैपमैन को घेर लिया। ऊपर से हिरीमोटो भी अपनी तलवार लेकर वहां आ गया, लेकिन चैपमैन ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त ताकत और फाइटिंग स्किल्स से सैंटो और बुरूरो को चारों खाने चित कर दिया। अब बारी थी चैपमैन और हिरीमोटो के मुकाबले की।
चैपमैन ने भी 2 लोहे के सरिये उठा लिए और हीरीमोटो की तरफ हमला करने दौड़ा। उसके एक ही जोरदार वार से हीरीमोटो की बत्ती गुल हो गई। फिर कुछ ही देर में पुलिस ने वहां पहुंचकर सभी मासूम बच्चों की जान बचा ली। आखिरकार सब ठीक हो गया, लेकिन अब चैपमैन को अपनी बहन के इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। फिर रिडली ने उसे ऑफर दिया कि अगर चैपमैन पुलिस का एजेंट बन जाए तो उसकी बहन के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। आखिरकार चैपमैन मान गया और पुलिस के खुफिया एजेंट फैल्कन के नाम से मशहूर हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।